हेलो माय डियर नीट एस्पायरेंट्स, आइए हम आपका वेलकम करते हैं अपने एजू5 में। यहाँ पर हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं 50 क्वेश्चंस। पूरे केमिस्ट्री का रोटेशन होगा यहाँ पर। पूरे केमिस्ट्री का 1 घंटे के अंदर हम आपको पूरा चीज देने वाले हैं। सारे क्वेश्चन एक एक करके आपके साथ डिस्कस करेंगे और बताएंगे कैसे आंसर फास्ट निकलता है, जल्दी से कैसे आंसर बताते हैं। बड़ी ट्रिकी पॉइंट्स हैं जिनसे आप तमाम से क्वेश्चंस का आंसर फटाफट दे सकते हो, यानी कैसे सेकंडों में दे सकते हो आप आंसर। आइए आज हम लोग सीखते हैं। इस एमसीक्यू सेशन में आपका स्वागत है। मिलाइए पहला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर हम तुरंत टाइम ज्यादा नहीं ले रहे, तुरंत हम स्टार्ट कर दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से पढ़िएगा। कंपाउंड कंटेन्स 2 एलिमेंट्स x एंड y, दो हैं, in the ratio of 50% each। x का एटॉमिक मास 20, y का 40 दिया है। सिंपलेस्ट फार्मूला आपसे पूछा हुआ है। तो बेटा देखो, ये x है, ये y है, मोलर रेशियो ले लीजिए। तो मोलर रेशियो दोनों का 50-50 है। तो मास अपान मोलर मास, ये देखिए मास अपान मोलर मास, उसका 20, इसका 40 था। ये आ गया, यह आया इनका क्या, मोलर रेशियो। अब मुझे सिंपल होल नंबर रेशियो लेना होता है, तो जो इसमें कम होता है उससे दोनों को डिवाइड करते हैं। तो आइए देखिए, दोनों में कम कौन है, 5/4 है। तो मैंने इसको डिवाइड किया, दोनों को 5/2 इंटू 4/5, यानी आया 2। इधर आइए 5/4 इंटू 4/5, तो यहां पर क्या आ गया, 1। तो फार्मूला बना x2 y1, दैट इज द b। आगे सिंपल है ना। अब अगला देखिए, एक और मिलाइए, क्या बोल रहा है, द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम हैज नेगेटिव साइन फॉर ऑल पॉसिबल ऑर्बिटल्स बिकॉज। देखो बेटा, ये न्यूक्लियस और ये तमाम सी सेल, सबसे आउटर मोस्ट सेल पर इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब इसके बाद कोई सेल नहीं बच रहा है। अब यहां से ये अट्रैक्शन जब होता जाएगा, खिंचता जाएगा, तो एनर्जी क्या होती जाएगी, रिलीज होती जाएगी। तो इसलिए वो साइन कैसा आना चाहिए, नेगेटिव। ऑप्शन देखते हैं। व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस and is present in orbit n, the energy is emitted and its energy is lowered। एनर्जी इमिटेड होगी और एनर्जी घटती जाएगी, इसीलिए क्या होगा, साइन माइनस का होगा। तो ये वाली बात बिल्कुल सही हो गई, ठीक है ना, फर्स्ट ऑप्शन। अब देखते हैं अगला, क्यों हम फिर आगे पढ़े भाई। अब यहां मिलाइए, कॉलम 1 और 2 इन दोनों को हमको मैच कराना है। बोल रहे हैं अनसर्टेनिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो अनसर्टेनिटी किससे टैली करता है, आपको याद होगा, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू एच अपान 4πm 4π। तो डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू एच अपान 4π बाई डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू एच अपान 4πm। यानी एक इसके साथ टैली कर गया सेकेंड के साथ, एक के साथ सेकेंड। यस, खाली यहां पर है आंसर बी। क्यों देखें, पूरा बन गया ना। अब जो पूरा टैली करेगा तो उसको तो टाइम लगेगा, मत करो भाई, ठीक। मान लो अच्छा आपको ये नहीं आ रहा, डजंट मैटर, दूसरे पर जाओ ना। बोर रेडियस ऑफ ऑर्बिट, तो आपने सबके लिए एक पॉइंट पढ़ा था, मैं इसको ऐसे बोलते ही हूं। कैसे बोलता हूं, एनर्जी जानना, ऐसे बोलता हूं, एनर्जी जानना, यानी z²/n²। एनर्जी जानू ना, वेलोसिटी जानू ना, यानी z/n। ना जानू रेडियस, मैं ऐसे बोलता हूं, ना जानू रेडियस, यहां पर नंबर है ना। जैसे यहां पर क्या था, एनर्जी में 2.18 इंटू 10⁻⁻18, ये जूल में आ गया। यहां वेलोसिटी में 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड में आ गया। यहां पर था 52.9 n²/z, ये पिकोमीटर में आ गया। तो देखो ना, इसका कौन सा हो गया फर्स्ट, तो बी का फर्स्ट। ये देखो, कोई भी एक जो भी आपको याद आ जाए उससे निकाल के देख लो। पहली बार एक बार चेक कर लो, कोई एक ही से तो नहीं आंसर आ रहा है।
अब हम लोग क्या करते हैं, चारों मिला लेते हैं, देन जाते हैं आंसर ढूंढने। अरे देख तो लो भाई, हो सकता है पहले से ही मिल जाए, हो सकता है दूसरे या तीसरे से मिल जाए, तो आपको चारों ऑप्शन पर नहीं जाना पड़ेगा। क्लियर? ऐसे में एक और फायदा होता है, कभी कभी आपको एक पॉइंट नहीं आ रहे होते हैं, दूसरे को देख लो, तीसरे को देख लो, कोई एक देख लो जो आपको आ रहा। ओके, आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बोल रहा वर्क डन ऑन एन आइडियल गैस इन अ सिलेंडर। देखो एक सिलेंडर में है, इस पर वर्क डन कर रहे हैं। व्हेन इट इज कंप्रेस्ड, देखो यहां पर था, ये इतना दबा दिया हमने, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो भैया हमारा फार्मूला होता है W इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। हो गया ना? तो अब देखो ये जो W इक्वल्स टू हो गया माइनस पी डेल्टा वी, माइनस पी डेल्टा वी, ठीक, ये पी एक्सटर्नल। अब यहां पर ढूंढो बेटा, ये जो ग्राफ दिए हुए हैं, इसी ग्राफ में एक आपको दिख रहा है पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, यहां तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो आंसर कौन सा हो गया? यही हो गया। वर्क डन का ग्राफ पूछ रहा है, इसी में तो दिख रहा है भाई, पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, ये एरिया पूरा। ऐसा किसी और में देख रहा है? नहीं, तो फिर आंसर कौन सा बना? ये। बोलो क्लियर? कोई झंझट नहीं भाई, कोई झंझट नहीं। मिलाओ, अगला देखो, कॉलम 1 और 2 इनको हमको मिलाना है, ठीक, एप्रोप्रिएट चॉइस के साथ। यहां पर डेल्टा एच की वैल्यू दिया, तो हमारा फॉर्मूला क्या है बेटा? हमारा फॉर्मूला है डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। पढ़ा है ना इंथैल्पी का ये, ठीक। तो ये हमारा एक फार्मूला है, उसी फार्मूले को यहाँ पर इन्होंने यूज किया है। आइए देखते हैं जो पहला फार्मूला मैं देख रहा हूँ, पहला H2 प्लस बी आर टू गिव्स 2H बी आर। डेल्टा एन जी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट कितने हुए? 2, रिएक्टेंट कितने हुए? 2, तो 2 माइनस 2 यानी 0, तो इधर हो गया 0 इंटू आर टी, यानी डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू। तो यानी ए का कौन सा हो गया? थर्ड। अब देखो ए का थर्ड किसमें मिल रहा है? 2 में मिल गया, 2 में मिल गया भैया ए का थर्ड। अब आगे देखो, बी का, बस बी का चेक कर लूंगा, पता चल जाएगा। बी का फर्स्ट होगा या फोर्थ होगा? बी कौन? ये। तो भैया 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 यानी 1 हो गया। तो भैया मैं यहां पर 1 जब लिख दूंगा तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस आर टी, है ना? तो डेल्टा यू प्लस आर टी कौन सा? फोर्थ वाला। तो इसका हो गया फोर्थ। तो भैया बी का फर्स्ट, बी का फोर्थ, ये आंसर हो गया। अब मैं आगे क्यों देखूं भाई? देखूंगा आगे क्या? नहीं ना। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट। बोल रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर। हमने अमोनियम क्लोराइड को पानी में घोला है। प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, यानी एनर्जी रिलीज हो रही है और एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, यानी डेल्टा एच पॉजिटिव हो गया। इंडोथर्मिक है तो डेल्टा एच पॉजिटिव हो गया, यानी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। येट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, कहते हैं फिर भी ये स्पॉन्टेनियस होता है। तो बेटा स्पॉन्टेनियस के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है? डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए ये डेल्टा जी निगेटिव आना चाहिए, और यहां पर ये डेल्टा एच हमारा पॉजिटिव है। इसका मतलब इधर वाले की वैल्यू ज्यादा होगी तभी क्या होगा? ये वैल्यू निगेटिव आ पाएगी, यानी टी डेल्टा एस की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, यानी डेल्टा एस हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है ना? अगर डेल्टा एस निगेटिव हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कभी भी डेल्टा जी निगेटिव नहीं आएगा। ठीक, लेकिन अगर ये मेरा प्लस हो और ये वैल्यू ज़्यादा हो, ठीक है ना, किससे? डेल्टा एच से, तो वो क्या हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस। अब पढ़ते हैं, डेल्टा एच इज पॉजिटिव, डेल्टा एस निगेटिव। नहीं,
डेल्टा एस पॉजिटिव हो, डेल्टा एच निगेटिव, हाँ ये बात ठीक हो सकती है, ठीक है, लेकिन अभी स्पॉन्टेनिटी की बात नहीं आई। डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव है, और ये जो टी डेल्टा एस है इसकी वैल्यू डेल्टा एच से ज्यादा होनी चाहिए। तो इन दोनों ही ऑप्शन में बेस्ट कौन सा हुआ? सी हुआ, क्योंकि ये पूरी बात कर रहा है। हो गई ना बात बेटा? अब मिलाइए अगला सवाल, देखिए बोल रहा है फॉर द रिएक्शन ए प्लस बी गिव अस सी प्लस डी, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आर इक्वल, ठीक है ना। ये लो, ये हमारे पास ए है, ये बी है, ये रिएक्शन कर रहे हैं, ये सी और डी। शुरू में इन दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल है, इधर 0 0, ठीक है ना। अब देखो आगे, अभी बने नहीं। द कंसंट्रेशन ऑफ डी विल बी ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ ए, कब? एट इक्विलिब्रियम जब हमारा वो इक्विलिब्रियम आएगा। कब की बात बोल रहे हैं? एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ डी, जो डी का कंसंट्रेशन है ट्वाइस ऑफ ए, जो ए का कंसंट्रेशन है उसका क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो देखो जरा ए का कंसंट्रेशन देखते हैं कितना होगा एट इक्विलिब्रियम। ये इनिशियल देखिएगा, ए माइनस एक्स, इधर क्या हो गया एक्स, इधर क्या हो गया एक्स। अब ये देखो डी की वैल्यू जो बता रहे हैं ना, वो एक्स कितना होगा? इसका डबल होगा, यानी ए माइनस एक्स का डबल। भैया यहाँ पर इक्विलिब्रियम में कितना बचा? चेक करो, ए माइनस एक्स है ना, यही तो बचा ना इक्विलिब्रियम पर। तो एक्स कितना कहता है? उसका डबल हो जाएगा। जरा मिलाओ बेटा, एक्स बराबर 2a माइनस 2x, जरा इसको इधर ले आए तो प्लस का हो जाएगा, यानी 3x बराबर 2a। तो x बराबर क्या हो जाएगा भैया? 2a अपान 3 डन। यहां पर x हो गया 2a अपान 3, ये भी हो गया 2a अपान 3। जरा ये देखें कितना हो जाएगा? a माइनस 2a अपान 3, यानी 3a माइनस 2a, ठीक, यानी a अपान 3 हो जाएगा, यहां पर भी यहां पर भी। अब देखो मैं कैसे निकाल रहा हूं, कैसे बराबर क्या हो जाएगा? c इंटू डी अपान ए इंटू बी। तो c कितना है? यहां मिलाइए 2a अपान 3, 2a अपान 3 अपान a अपान 3, तो रिवर्स कर दें, 3 अपान a इंटू 3 अपान a बोलो, तो ये लो कट गया, a से खत्म, आया 4। तो आंसर क्या हो गया? टाइम लगा अगला मिलाओ, देखो NO प्लस Cl2 गिव अस 2 NaCl, ये रिएक्शन दे दिया। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट इक्विलिब्रियम इज नॉट अटेन्ड and the rate of forward reaction is greater than the backward reaction, यानी जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो ज्यादा हो रही है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन से, यानी फॉरवर्ड की तरफ रिएक्शन भाग रहा है, फॉरवर्ड की तरफ। अभी इक्विलिब्रियम नहीं आया। तो देखो यहां पर फिर ये केपी और क्यूपी का रिलेशन पूछ रहा है, पूरे सवाल में वही पूछा। तो आप चेक करें, केपी की वैल्यू फिक्स, ये वैल्यू फिक्स। अब देखो ये केसी या केपी की वैल्यू कम होगी तो रिएक्शन आगे बढ़ेगी, बराबर हो जाएगी। और अगर ये ज्यादा हो जाए ना, क्यूपी की वैल्यू आजा बराबर हो जाए, यानी क्यूपी ज्यादा होगी तो बैकवर्ड, क्यूपी कम होगी तो फॉरवर्ड। अच्छा, केपी या केसी तो फिक्स होगा ना भाई। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, ज्यादा हो जाए वापस आओ, कम हो जाए आगे बढ़ो। तो भैया फॉरवर्ड बोल रहे हैं तो क्यूपी कम होगा तभी तो फॉरवर्ड होगा, यानी क्यूपी इज लेस देन केपी। डन। अगला मिला बेटा, देखो नेक्स्ट बोल रहा हूं व्हाट विल बी द पीएच ऑफ अ सॉफ्ट ड्रिंक, सैंपल इज 3.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोलर। एक सॉफ्ट ड्रिंक है, एनसीईआरटी का सवाल है, एक सॉफ्ट ड्रिंक है, उसमें उसका पीएच आपसे पूछ रहे हैं
और कंसंट्रेशन कितना बताया है 3.8 इंटू 10 की पावर -3। तो भैया हमारे पास फार्मूला है pH इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस आयन, यानी अगर मैं इसकी पूरी बात रख दूं तो 3 तो पहले आ जाएगा। ये देख लो ना कैसे बनेगा, माइनस लॉग 3.8, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 3 लॉग 10। तो ये देखो ये लॉग 10 की वैल्यू 1 होगी, 3 से इतनी वैल्यू माइनस करेंगे, यानी 3 से कम होगा कुछ भी तो 3 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा, 3 से कम बन गया, ठीक है ना। तो हमने इतना लिख के भी दिया, हम तो यहाँ सीधी जानेंगे 3 में से इतनी वैल्यू घटनी है तो जो भी 3 से कम होगा वही मान लेंगे ना। अगला देखो, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल। तो आइए जरा निकाल लेते हैं। यहां पर कितना आ जाएगा इस निकल पर चार्ज, ये -4 ये +2, तो कितना हो गया भैया -4 + 2, तो मिलाओ +2 हो जाएगा। मालूम है ना किसी भी कंपाउंड में जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव -4 है तो दोनों मिला के +4 होना चाहिए। ये 2 हो गया तो यहाँ पर 2 आ गया। यहाँ पर देखो ये -6 ये +2, तो यहाँ कितना हो गया +4, यहाँ पर 0 तो यहाँ पर 0। बोलो तो अब बोलो सबसे ज़्यादा इसका हुआ इंक्रीजिंग ऑर्डर देना है, सबसे कम NiCO4, तो NiCO4 सबसे कम यहाँ पर है, 2 ऑप्शन हो गए। अब देखो भैया ये वाला जो हमारा K2NiF6 वो सबसे आगे होना चाहिए, वो यहाँ पर हो गया आंसर, ठीक। नेक्स्ट मिलाओ, कितना सिंपल है तरीका, देखो तरीका समझो बेटा बस आ जाएगा। बोल रहा है डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बाय एडिंग 1 मोल ऑफ सुक्रोज टू 1 kg ऑफ वाटर इज हायर टू दैट produced by adding 1 mole of urea to the same quantity of water, ठीक है ना। तो बोल रहे हैं दोनों के वेपर प्रेशर के लोअरिंग की बात कर रहे हैं, एक यूरिया है और एक ग्लूकोज है, दोनों को बराबर अमाउंट में डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। 1 kg सॉल्वेंट में दोनों को डिसॉल्व कर रहे हैं, मोल्स दोनों के एक है, यानी कि इसका मतलब मेरा डिपेंड किस पर करेगा, मोलर मास पर। तो आप देखो ना रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, relative lowering in vapor pressure is inversely proportional to molar mass। ये बोलो ना colligative property is inversely proportional to molar mass, जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसका lowering in vapor pressure, देखो ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा, ठीक है ना। अब यहां पर देखो एक ग्लूकोज है और एक यूरिया है, तो अब देखो ग्लूकोज का मोलर मास ज्यादा होगा, इसका मतलब ग्लूकोज में ज्यादा लोअरिंग होगी। अब यहां पर क्या बोल रहा है, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बाय एडिंग 1 मोल ऑफ सुक्रोज, बोल रहा है सुक्रोज चीनी 342, और यूरिया कितना हो गया 60। भैया उसका मोलर मास ज्यादा हो गया, उसमें अगर ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा, तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कम होगी। अब यहां पर क्या बोल रहे हैं, 1 मोल ऑफ सुक्रोज to 1 kg of water is higher than that produced by adding 1 mole, नहीं इसमें कम होगा, ठीक है ना। बोला ना मोलर मास ज्यादा होगा तो कम लोअरिंग होगी, पहली बात तो गड़बड़ हो गई। अब दूसरी बात क्या बोल रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ शुगर इज लेस देन यूरिया, ये भी बात गलत हो गई, यानी दोनों बातें यहां पर गलत हो गई। तो कौन सा होगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। अब पूरा सवाल हम नहीं लगाएंगे कि वो पूरा वैल्यू लगाएं निकालें, अरे भाई सीधा बोल रहा है ना मोलर मास से कोरिलेट कर लो, बाकी तो सब एक ही है ना। अगला देखो बेटा, नेक्स्ट बोल रहे हैं अरेंज द फॉलोइंग सॉल्यूशन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखो बेटा पाई इक्वल्स टू क्या बोलते हैं, मोलैरिटी इनटू आरटी। अगर वो आयनिक कंपाउंड है, इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसमें आई और आ जाएगा। तो जैसे इसमें मैं बात करूंगा तो पाई इक्वल्स टू आई इंटू मोलैरिटी इंटू आर टी, डन। अब मोलैरिटी ना दे करके उसने यहां पर स्ट्रेंथ दे दिया है सबका, ठीक है ना, स्ट्रेंथ दे दिया। मुझे क्या चाहिए, मोलैरिटी। तो देखो भैया मोलैरिटी इक्वल्स टू
यहां पर देखिए ग्राम पर लीटर में स्ट्रेंथ अपान मोलर मास, बोलो हो गया। तो ग्राम पर लीटर में स्ट्रेंथ अपान मोलर मास लगा देंगे तो मोलैरिटी हो जाएगी। तो यहां ग्राम पर लीटर में अपान मोलर मास कर लो 342, तो ये कितना आ जाएगा 0.1। यहां पर 60 ग्राम पर लीटर अपान 60 कर दोगे 1 हो जाएगा। यहां पर 90 है तो 90 अपान 180 कर दो भैया 1/2 यानी 0.5 हो जाएगा। यहां पर देखिए आई और लगाना पड़ेगा, आई NaCl का कितना हो गया 2, और ये देखिए 58.5 अपान 58.5 यानी 1 हो जाएगा। बोलो तो अब सबसे ज्यादा तो इसका हो गया NaCl का यानी फोर्थ सबसे ज्यादा एक आंसर, दैट्स ऑल, खत्म हो गया ना। नेक्स्ट है ये मार्क द करेक्ट नर्स्ड इक्वेशन फॉर द गिवन सेल। अब ये सेल दे दिया है तो आपको मालूम है ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, इधर से देखो ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट। नर्स्ड इक्वेशन में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट पहले पहचानना होता है तभी आप कर पाओगे। अब हमारे पास फार्मूला है ना, हमें मालूम है ई सेल इक्वल्स टू ई सेल नॉट माइनस 0.0591, तो 0.05 नहीं है, 0.05 नहीं है, अब यहां पर है 2 में, डन। ये तो हम मानेंगे, ये वाली बात ठीक हो गई, इतनी बात ठीक हो गई। अब आगे बढ़ो, लॉग, ये भी बात ठीक हो गई। प्रोडक्ट कौन, हाइड्रोजन और Fe++, हाइड्रोजन एंड Fe++। यहां पर हाइड्रोजन तो है लेकिन Fe आ गया, तो ये हो गया आंसर सी, है ना। यही तो होता है नर्स्ड इक्वेशन, आ गया सिंपल। चलो नेक्स्ट देखो, फॉर द रिएक्शन 4NH3 + 5O2 4NO + 6H2O रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया, ये दे दिया। और पूछा क्या, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। तो आपको याद होगा यहां पर मैं रिएक्शन लिखूंगा तो क्या बनेगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू -1/4 डेल्टा NH3 अपान डेल्टा T इक्वल्स टू 1/6 डेल्टा H2O अपान डेल्टा T। बेटा ये आपसे पूछा जा रहा है तो देखो डेल्टा H2O अपान डेल्टा T बराबर क्या हो जाएगा 1/4 और डेल्टा NH3 अपान डेल्टा T दे रखा है 3.6 इंटू 10⁻³ और ये 6 हो गया ऊपर। बोलो करेक्ट बना। अब देखो यहां पर ये हो जाएगा 4 9 ठीक, और 6 9 54, ये लीजिए भाई 5.4 इंटू 10⁻³ आ गया। तो कौन सा आंसर हो गया, ये आ गया ना। नेक्स्ट आ जाइए, अब बोल रहा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, किसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये देखो ये हमारा हो गया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ऑक्सीडाइज टू फॉर्म एसीटोन। जी हाँ, इसको जब मैं ऑक्सीडाइज कराऊंगा तो ये कीटोन में बदल जाएगा। तो ये बात तो पहली सही हो गई। बोलते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इज सेकेंडरी अल्कोहल। जी हाँ, यह सेकेंडरी अल्कोहल, यह भी बात सही होगी। ठीक, तो दोनों ही बातें सही हैं और वो उसका क्या हो गया, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी बन के आ रहा है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। बन गई ना बात। अब अगला आ जाओ, तो यहां पर नेक्स्ट देखते हैं भाई। बोल रहा है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ई, ये चाहिए आपको। तो मिला बेटा, ये कैसे आएगा, देखो बहुत सिंपल सा फंडा। ये रहा, इसकी ब्रोमीन से रिएक्शन कराते हैं तो हमें मालूम है ये ब्रोमीन से रिएक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 या FeBr3 की प्रेजेंस में। दिया नहीं है तो आपको यहां पर समझना पड़ेगा, उसने हीट भी तो नहीं दिया, लाइट भी तो नहीं दिया है, ठीक है ना। अब देखो आगे, तो जहां पर जब मैं इससे रिएक्शन कराऊंगा तो आपको मालूम है इस जगह पर कौन आ जाएगा, इसके साथ एक ब्रोमीन जुड़ जाएगा। बोलो करेक्ट। जब आप SnCl2 और Sn + HCl से रिएक्शन कराओगे तो आपको मालूम है ये NO2 हट करके वहां पर NH2 आ जाएगा।
तो देखिए CH3 के साथ Br, यहां पर कौन आ गया NH2, NaNO2 और HCl से आपको मालूम है डाइएजोनियम वाला साल्ट बन जाएगा। ये रहा CH3, ये Br, यहां पर N2 पॉजिटिव Cl निगेटिव। जब आप इससे रिएक्शन कराते हो तो ये हट के वहां पर H जुड़ जाता है। बेंजीन बनने वाली रिएक्शन आपने पढ़ा था ये। तो ये देखो बेटा यहाँ Br हो गया, यहाँ CH3 हो गया और ये बन गया। अब जो KMnO4 एल्कलाइन है, हॉट एंड कंसंट्रेट या एसिडिक KMnO4, इस CH3 को सीधे बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करता है। तो ये आ गया COH और ये Br। तो आंसर बी इज करेक्ट। दिख रहा है? ठीक। अब मिला बेटा, नेक्स्ट देखो एक अगला पॉइंट, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रहा SN और HCl। SN प्लस HCl लोगे तो आपको मालूम है ये NO2 हट करके वहां पर क्या आ जाएगा, NH2 आ जाएगा। अभी जैसे पीछे किया था, ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराओगे, NH2 हाईली एक्टिवेटिंग है, तो वहां पर क्या जोड़ देगा, 3 ब्रोमीन जोड़ देगा। ये लीजिए साहब NH2 आ गया, ये 3 ब्रोमीन जुड़ गया। 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन कहीं बना करके दिखाया है, यहां पर बना के दिखाया है। ठीक है ना, जहाँ चेक कर लो भैया, ये आपके सामने, कोई मुश्किल तो नहीं। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट देखो, द अमीन विच विल नॉट रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट से प्राइमरी और सेकेंडरी रिएक्शन करते हैं, टर्सरी नहीं करता। अब देखो टर्सरी इसमें कौन सा है, ये आपका टर्सरी अमीन है, ये हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है ना, हो गई सिंपल बात। अब आओ बेटा नेक्स्ट मिलाओ, ये अल्कोहल है ROH, इसकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करा रहे, तो आपको मालूम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बीच का बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा। इस Mg पर पॉजिटिव आएगा, इस पर निगेटिव आएगा, और हमें मालूम है ये H अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ करके यहाँ H पॉजिटिव के फॉर्म में आएगा। ठीक, किसी के पास भी एक्टिव हाइड्रोजन हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से वो रिएक्शन करके एल्केन देता है। जेरेविटनोव्स रिएक्शन के नाम से ये रिएक्शन जानी जाती है। दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, यानी ये रिएक्शन एसिडिक हाइड्रोजन का पता लगाने के काम आती है। तो भैया इसके पास है ये R- और ये H की दोस्ती, R-H बन गया, यानी एल्केन बन गया। हो गया सिंपल। चलो अगला देखो, यहां पर नेक्स्ट मिलाओ। ये आपके सामने एक रिएक्शन दे रहा, बोल रहा है ये जो X है वो कौन सा होगा। तो आइए देखते हैं। इससे हमारा H+ आयन आया, यहां पर अटैक किया, OH2 पॉजिटिव बन गया, वो H2O के फॉर्म में निकल गया, यहां पर पॉजिटिव आ गया। 1 डिग्री कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल 2 डिग्री या 3 डिग्री होता है। तो यहां पर जो हाइड्रोजन है ना, वो अपना हाइड्राइड शिफ्ट करके यहाँ आएगा, अब यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। अब यहाँ पॉजिटिव आएगा तो मैं हाइड्रोजन 2 जगह से हटा सकता हूँ, या तो मैं हाइड्रोजन यहाँ से हटाऊँ या मैं फिर ऊपर से हटाऊँ। तो मैं वहाँ से हाइड्रोजन हटाऊंगा जहाँ से मुझे मोस्ट स्टेबल एल्कीन मिले। ठीक, तो भैया भीतर से अगर मैं हटाता हूँ तो मोस्ट स्टेबल एल्कीन बनने का चांस ये हो जाएगा। क्यों, आप गिनो ना, ऐसे एल्कीन जिसमें ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होता है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो इसमें ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन मिलेगा। वो कैसे पहचानते हैं, डबल बॉन्ड के साथ जो कार्बन जुड़ा होगा उसको हम अल्फा कार्बन बोलेंगे, और अल्फा कार्बन पर जितने हाइड्रोजन होते हैं वही हाइपर कॉन्जुगेशन बताते हैं। तो 3 to 5 और 2 7 हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन में सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। हो गई बात। अब अगला देखो बेटा, बोल रहे बेंजाइल अल्कोहल डज नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। देखिए आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए हमारी शर्त क्या है, जिस कार्बन पर OH हो उसको हम लोग अल्फा बोलते हैं, और उसके बगल में CH3 हो। अगर ऐसा है तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा आयोडीन और KOH के साथ या NaOI के साथ। दूसरा देखें, कार्बोनिल के बगल में CH3 हो, ऐसा। एक बात ध्यान रखें, यहाँ H जरूर होना चाहिए। टर्सरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होता, इसलिए टर्सरी के साथ ये रिएक्शन नहीं होती। तो बेटा बेंजाइल अल्कोहल की अगर बात करोगे
तो C6H5CH2 ये बेंजाइल हो गया, ये अल्कोहल हो गया। जिस कार्बन पर OH उसके बगल में CH3 नहीं है तो डज नॉट गिव, ये बात तो सही हो गई, यानी ये बात सही हो गई। फिर बोले बेंजाइल अल्कोहल हैज अ मिथाइल ग्रुप, अरे कहाँ दिख रहा मिथाइल ग्रुप, नहीं। तो पहली बात ठीक हुई, दूसरी बात गलत हो गई। तो यानी स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। आ गया ना? चलो नेक्स्ट मिलाओ। देखिए बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये रहा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। जब मैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ले रहा हूं, ये N डबल बॉन्ड NCl, और इसकी रिएक्शन करा रहा हूं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ऑन रिएक्शन विथ फिनॉल, तो देखो ये फिनॉल, तो ये फिनॉल का जो H है ये पैरा पोजीशन पर, ये Cl के साथ चला जाएगा, ठीक है ना? तो हमको क्या मिल जाएगा? पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, N डबल बॉन्ड N एजो हो गया, ये बेंजीन हो गया, पैरा पर हाइड्रोक्सी, यानी पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन की फॉर्मेशन हो गई। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव मोस्ट रेडली अटैक बाय एन इलेक्ट्रोफाइल, किस पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक तेज होगा? तो जिसमें स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप लगे होंगे उसमें इलेक्ट्रोफाइल बहुत तेज अटैक करेगा। तो सबसे तेज अटैक करेगा NH2 वाले में, फिर किस में? OH वाले में, फिर किस में? OCH3 वाले में, फिर किस में? CH3 वाले में। याद है ना? ये सब हमारे एक्टिवेटिंग ग्रुप हैं। एक्टिवेटिंग ग्रुप अगर लगे होंगे तो उसमें रिएक्शन तेज होगी। तो अब आइए ढूंढते हैं, इसमें टॉल्यूइन में CH3 लगा है, हाँ हो सकता है। यहाँ तो OH लग गया भाई, और तेज, ये देखो ना OH और तेज, ठीक, यानी इसमें हो गई फास्ट रिएक्शन। कहीं NH2 लगा होता ना, हीरो नंबर 1 हो जाता वो, ठीक, यानी उसमें और तेज रिएक्शन होती। तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक किसमें? फिनॉल में तेज होगा। अब अगला देखते हैं बेटा, फिनॉल इज लेस एसिडिक देन, तो हमें मालूम है किसी का भी एसिडिक नेचर अगर आपको देखना है तो -I -R बढ़ाओगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? इंक्रीज करेगा। अब बोलो नाइट्रो जो लगा दिया है आपने, नाइट्रो, ये तो -I -R है, और अगर एक नाइट्रो लगा दिया तो ये तो बढ़ा देगा। मिथॉक्सी OCH3, भैया ये तो +R है, ये तो घटाता है, ठीक। अच्छा फिनॉल और इथेनॉल में, फिनॉल को क्यों ज्यादा एसिडिक बोलते हैं? भैया ये C6H5OH ज्यादा एसिडिक इथेनॉल से या मिथेनॉल से, क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो फिनॉक्साइड आयन है वो ज्यादा स्टेबल होगा देन इथोक्साइड आयन से, मोर स्टेबल, किससे? मोर स्टेबल देन C2H5O- आयन, इससे ज्यादा स्टेबल हो गया, इसलिए फिनॉल वाला ज्यादा एसिडिक हो गया। अब फिनॉल में हमारे पास ये और ये दो, ये +R है, ये घटाते हैं, -I -R बढ़ाते हैं, तो बोलो आंसर C हो गया कि नहीं? बना ना? तो देखो अगला देखो, नेक्स्ट बहुत सिंपल पॉइंट है बेटा, इन गिवन रिएक्शन A विल बी, और ढूंढते हैं। तो यहां पर देखिए इस कार्बोनिल को एल्केन में बदला गया है। कार्बोनिल को एल्केन में बदलने के लिए एक तो हमारा ये क्लीमेंसन रिडक्शन होता है, याद है, ZnHgHCl क्लीमेंसन रिडक्शन। दूसरा ये हमारा NH2 और OH- आयन, ये कौन सा? वुल्फ किस्नर रिडक्शन। बेटर कौन सा होता है? वुल्फ किस्नर रिडक्शन, NH2 OH- आयन वाला, ठीक है ना? बेटर होता है वो, क्योंकि उसमें साइड प्रोडक्ट नहीं बनते। लेकिन एक गड़बड़ यहां पर देखो, क्या यहां पर भी Cl लगा हुआ है, यहां पर भी Cl लगा हुआ है। अगर आपने ये ले लिया तो यहां पर OH- आयन है, आपको मालूम है OH- आयन क्या करेगा? ये OH- आयन इस Cl को डिस्प्लेस कर सकता है। तो अगर हम Cl को हटा के OH लगाए होते तो फिर हमने ये आंसर बोला होता, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा? ZnHgHCl, ठीक। ये भी हटाते हैं लेकिन ये सबको उड़ा देंगे, इसको भी उड़ा देंगे, तो यानी यहां पर Cl नहीं रह जाएगा,
NiH2 ये भी करेंगे वही, Cl को भी हटा देंगे, इसलिए बेस्ट आंसर कौन सा हुआ? ए। अगर यहां Cl ना रखते OH रख देते तो मेरा आंसर होता बी। ठीक, अगर मैं सब कुछ हटा देता, Cl भी हटा देता या Cl कुछ ना रखता, तो आंसर होता सी और डी। करेक्ट। बेटा अगला मिलो। द पेयर ऑफ स्पीसीज ऑफ ऑक्सीजन एंड देयर मैग्नेटिक बिहेवियर। ठीक, दिया है इन्होंने, बोल रहे हैं बोथ डायामैग्नेटिक नहीं, ये तो पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है ना, 17 इलेक्ट्रॉन। बोथ पैरामैग्नेटिक नहीं, ये हमारा डायामैग्नेटिक हो जाएगा। बोले बेटा गड़बड़ हो गया, ये भी हमारा पैरा है, ये भी हमारा पैरा है, बोथ पैरामैग्नेटिक। यस, ये बात सही होगी। ठीक है ना, यहां पर देखिए ये वाला हमारा डायामैग्नेटिक हो गया, इसलिए बात सही नहीं हुई। तो आंसर कौन सा हो गया? सी। अब मिलाओ, अगला देखो। O2 माइनस साइन इज पैरामैग्नेटिक। हाँ सही है। O2 डबल माइनस साइन होगा तो डायामैग्नेटिक होगा। देखो O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, पैरा। O2 डबल माइनस साइन, डाया। सिंपल। अब मिलाओ। O2 माइनस साइन कंटेन्स 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। बिल्कुल सही। हम लोग यहां पर देखें तो ये सिग्मा 2p(Z2) बॉन्डिंग, पाई 2p(X2), पाई 2p(Y2) बॉन्डिंग, और यहां देखिए पाई 2p(X2) एंटी बॉन्डिंग, पाई 2p(Y1) ये एंटी बॉन्डिंग। तो इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया है, इसलिए क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। ठीक है ना, तो यानी ये दोनों ही बातें सही है और वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। ध्यान रखना बेटा, ये आगे पीछे भी कर दे रहे हैं पेपर में, इसको उठा करके लास्ट कर दे रहे हैं, इसको उठा के फर्स्ट कर दे रहे हैं, इसलिए वो पढ़ना जरूर। ये मत सोचना कि हर बार पहले नंबर पर वही देगा कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मैंने बोला ये बात दिमाग में रखिएगा कि वो हर बार यहां दे, ऐसी कोई बात जरूरी नहीं है। कसम थोड़ा ही कहा उसको पहले लिखेंगे, ध्यान से पढ़िएगा उसको ना। आओ नेक्स्ट मिलाओ। स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज। तो भैया ऊपर से नीचे बोरान वाली फैमिली में +1 की जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज करती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। याद आया? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो भैया थैलियम का +1 सबसे स्टेबल। तो देखो ये रहा थैलियम, गैलियम, इंडियम, एल्युमिनियम। हो गया आंसर इंक्रीजिंग ऑर्डर में। बोलो करेक्ट। अब देखो रीजन उसका क्या? वही इनर्ट पेयर इफेक्ट। बोल रहे हैं BH4 माइनस आयन का शेप बता दो। अरे भैया बोरान में हो गया 3, 4 या हाइड्रोजन 1 माइनस बाहर से आ गया। ठीक है ना। तो बेटा देखो BH4 माइनस आयन में ठीक कितना हो गया? 2 यानी 4 यानी क्या हो जाएगा? sp3। ठीक है ना। मैं बोलता हूं सेंट्रल में इलेक्ट्रॉन जितने हैं वो मोनोवैलेंट और एनायन, यानी मैं कैसे बोलता हूं? वमका का आधा कर दो। V बोले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, M बोले तो मोनोवैलेंट, C बोले तो कैटायन, A बोले तो एनायन। एनायन आ जा, ऐड हो जा। कैटायन गए, काट दो। सेंट्रल इलेक्ट्रॉन, सेंटर में जो इलेक्ट्रॉन है ये उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, M मोनोवैलेंट। तो सेंटर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, मोनोवैलेंट 4 हाइड्रोजन, एक बाहर से आ गया, ऐड हो गया। तो कितने हो गए? 8/2 4 पर हाइब्रिडाइजेशन sp3। sp3 होगा तो कौन सा होगा? टेट्राहेड्रल। तो हो गया ना आंसर टेट्राहेड्रल। आगे नेक्स्ट मिलाओ। बोल रहे हैं हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंटम। तो हमें मालूम है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा उसी का ज्यादा। क्लियर है ना। तो देखो निकल 3d8 4s2, कोबाल्ट 3d7 4s2, आयरन 3d6 4s2, जिंक 3d10 4s2।
तो भैया 6 वाले में जब देखो तो ये देखो डी में आपके 5 ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 6, तो 4 अनपेयर्ड हो गए, सबसे ज्यादा अनपेयर्ड, सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट। डन। नेक्स्ट में लाओ भाई, among 3D series of transition metal one has positive M double plus ion M। तो भैया पॉजिटिव हमारे 3D सीरीज में खाली एक का आता है, कॉपर का, ये देखो याद है। हाइड्रोजन के नीचे अगर आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल याद करो, मैं ऐसे बोलता हूं कुहू जी ए जी पटाऊ, इन सबके पॉजिटिव रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं। पॉजिटिव ई नॉट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर हो गया? यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारा कॉपर का होता है। नेक्स्ट मिला, इनके भी है। कंसिडरिंग वाटर इज अ वीक लिगेंड, नंबर ऑफ अनपेयर्ड, अरे तो भैया पेयरिंग नहीं कराएगा और क्या, ये MnH2O डबल प्लस आयन, यानी उस Mn पर +2 चार्ज। तो ये देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s0, एस वाले दोनों निकल गए। ये कैसे इतने जल्दी लिखते हैं, गिनो ना। शक्ति वी कर्मन 5वें नंबर पर आया, तो मैग्नीज का हो गया डी में 5, काम खत्म, बना ना। अब देखो बेटा आगे, ये सब ट्रिक्स आपको क्लास में सिखा दी जाती है बेटा। द फर्स्ट IP एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन बोरॉन, बिल्कुल सही। बेरिलियम में फुलफिल्ड S2 ऑर्बिटल होता है, यहाँ पर S2 और P1 होगा। तो भैया फुलफिल्ड S ऑर्बिटल या हाफिल्ड P ऑर्बिटल, उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो भैया उनका IP अपने अगले मेंबर से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए बेरिलियम का बोरॉन से ज़्यादा हो गया। अब बोल रहे हैं 2p ऑर्बिटल इज लोअर इन एनर्जी देन 2s ऑर्बिटल। भैया 2p की कम बता रहे हैं ना, 2p की तो ज़्यादा होगी। तो यानी पहली बात तो सही बोल रहे हैं, दूसरी बात गलत बोल दे रहे हैं। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। आ गया? देखिए ना कैसे हम लोग फटाफट कर रहे हैं, बहुत टाइम नहीं लगेगा बेटा। लैसिग्नेस टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन विल फेल इन केस ऑफ, तो हम लोग जानते हैं किस किस केस में फेल होते हैं। एक जिसमें कार्बन ना हो, जैसे NH2 और कौन डाईएचओ वाले ग्रुप, और कौन जिसमें NO2 हो, ठीक है, या ऐसा कोई भी जिसमें कार्बन ना हो, जैसे देखो ना NH2OH, इन सब केस में क्या होगा, लैसिग्नेस टेस्ट फेल हो जाएगा। ओके, इन सभी में। अब देखते हैं इसमें कौन सा दिया है, ये NH2 वाला दे दिया, हो गया आंसर। मैंने आपको पूरा बता दिया, एक बार रिकॉल करो अपने पॉइंट, फिर आप आंसर लगाओ ना, अब सेकंडों में बात होगी। अगला देखिए नेक्स्ट पॉइंट, करा इनको मैच करा दो भैया। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये तो इस स्टार्च में पढ़ा हम लोगों ने, चीनी में है ना, ग्लूकोज फ्रक्टोज वाले जुड़ते हैं उनमें, याद है। तो भैया कौन हो सकता है, लिंकेज बिटवीन मोनोसैकराइड यूनिट, यानी ए का कौन सा हो गया S, अब ए का S ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ये 2 मिल गया भैया, बी का R फिर दोनों मिल गया भैया। अब इसका मैं C ढूंढ लूँ तो बात बन जाए। तो बोल रहा है न्यूक्लियोसाइड, भाई न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, पेंटोज शुगर होती है, उससे एक बेस जुड़ा होता है, और याद है ना। और न्यूक्लियोसाइड में अगर मैं फास्फेट शुगर लगा दूं तो न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा, ठीक है ना, यानी फास्फोरिक एसिड वाला, याद आ गया। तो चलो लगाओ, तो न्यूक्लियोसाइड कौन हुआ, तो यहां पढ़ते हैं शुगर, हाँ शुगर हो गया, हेट्रोसाइक्लिक बेस हो गया, कॉम्बिनेशन, वही पेंटोज शुगर और वो हेट्रोसाइक्लिक बेस, तो कौन सा हो गया Q, तो C का Q, ये आंसर B बन गया ना। कौन पूरा पढ़ेगा भाई, हमारे को तो आंसर मिलाना था, देखो बाकी मैंने नहीं पढ़ा, आ गया ना। अब मिलाओ, बोल रहे हैं मास ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड व्हेन 0.5 मोल ऑफ जिंक रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ HCl। आजा बेटा देखें, ये रहा जिंक, ये रहा HCl, ये रिएक्शन ZnCl2 + H2। आप देखो इसके 1 मोल से इसका 2 ग्राम हाइड्रोजन बनेगा, तो 0.5 मोल से कितना बनेगा, 2 × 0.5/1 यानी 1.0 ग्राम। तो एक का हो गया 4th,
ए का हो गया फोर्थ, ए का हो गया फोर्थ, 2 आंसर, बी का थर्ड, फिर नहीं करना हमको। इसका मतलब मुझे सिर्फ सी वाला ढूंढना होगा, ठीक है ना बेटा। ए का फोर्थ, बी का थर्ड, मेरे को 2 आंसर में मिल रहे हैं, सी और ढूंढ लूं तो बात बन जाए। सी देखो क्या बोल रहा है, 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आ जाओ देखते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाला तो मास कितना हो गया, 35.5 अपॉन मोलर मास 71 इंटू Na। तो ये काटो, ये 2 आया, यानी 3.01, यानी ये फर्स्ट हो गया। तो सी का कौन सा हो गया, फर्स्ट। तो सी का फर्स्ट इसमें दिया, सो आंसर थोड़ा सा डाउन करूं और ये कौन से में आ जाएगा भैया, आंसर सी का फर्स्ट, इसमें दिया सी का फर्स्ट, तो कौन सा हो गया, आंसर सी वाला हो गया। डन हो गया ना। अगला मिला बेटा 37 में, देखो यहां पर आपको मैचिंग बतानी है, इसका कंजुगेट एसिड बताना है। तो भैया एक H जोड़ दो, क्या बन गया, H2CO3। अब H2CO3, ये 2 आंसर, ये दोनों बाहर हो गए भैया टीम से। अब इस पे आइए, इसका कंजुगेट बेस बताइए। तो H निकाल दो, SO4 डबल माइनस आयन, ये कंजुगेट बेस हो गया उसका। तो SO4 डबल माइनस आयन यहां पर है, सो आंसर ए। बोलो क्या हमने पूरा पढ़ा, नहीं, आंसर आ गया। नेक्स्ट मिलाओ, नेक्स्ट मिलाओ। देखो बेटा यहां पर मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2, यहां पर इसका सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट के साथ रिलेशन दिया, तो यहां पर मिलाओ, ये Fe होगा, इसका S, ये OH होल थ्राइस, इसका 3S का होल क्यूब ना। तो 3 3 जा 9 3 जा 27, तो ये बना हमारा KSP इक्वल टू 27 S की पावर 4, तो यानी ये सेकेंड, ए वाले का सेकेंड, ए का सेकेंड यहां पर मिल गया, आंसर सेकेंड। खत्म ना, बोल भाई, इजी है, देख कितना इजी। क्यों हम पूरा करें भाई, हमको एक से मिल रहा है, हम एक से बताएंगे, नहीं हमारी खोपड़ी खराब हुई, हम पूरा करेंगे। तो परेशान हो भैया, टाइम दो फिर, ठीक। यहां पर तेज नहीं करोगे काम बनेगा नहीं। अगला मिलाओ, अगला मिलाओ। देखो इनमें क्या बोल रहा है, Mg और N2 को जोड़ना है। तो भैया जोड़ के बनाए ना, तो कॉम्बिनेशन हुआ कि नहीं, ए कॉम्बिनेशन, यानी ए का कौन हुआ, थर्ड। अब ढूंढ भैया ए का थर्ड, ये मिला, आंसर डी हो गया। दिल करे तो बाद में पूरा पढ़ लेना भाई, अभी तो मेरे को पढ़ाना है, आगे भागना है। ये एक डायग्राम दे दिया है, आपको मालूम है ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे हैं, याद है। और तो यहाँ से आपको मालूम है हाइड्रोजन गैस भेजते हैं, यहाँ पर क्या होता है, H+ आयन प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर क्या होता है, प्लैटिनम की एक प्लेट होती है, वही प्लैटिनम उसके ऊपर लगा होता है। अब जरा ढूंढते हैं भाई, तो X बोल रहे हैं हाइड्रोजन सही है, H+ आयन नहीं, ये 3। अब बोले वैनेटियम 1 बार 1 बार, तो 1 बार वाली बात सही हो गई, तो यानी ये 2 बातें हमारी सही हो रही। अब चलो आगे देखें, वाई हमारा क्या हो रहा, 1 मोलर H+ आयन, ये रहा 1 मोलर H+ आयन, ये रहा 1 मोलर H+ आयन, दोनों बराबर चल रहा है, अभी सही चल रहा है। तो इसका ना आगे भी जाना पड़ेगा। ये बोल रहे जेड हमारा प्लैटिनम ग्रैन्यूल्स नहीं, फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम होता है, ठीक है ना। तो क्या हो गया, बी। क्लियर हो गया। इसलिए जब प्लैटिनम ग्रैन्यूल्स लोगे तो थोड़ा इम्प्योरिटी भी आएगी, लेकिन फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम वो प्योर होगा, और वही मुझे यहां पर चाहिए। ओके डन। तो आंसर कौन सा हो गया, बी। आइए नेक्स्ट मिलाते हैं। ये 2 ग्राफ दे रखे हैं आपको, ln और नॉट, ln और k के बीच में रिलेशन। तो देखो ऐसा कोई हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा, तो देखो यहां पर दोनों जब आपके पास हो, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, k = 1/t ln R0/R, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, याद है। जहां देखो हम इसको मिलाते हैं, क्या बन जाएगा, KT बराबर ln R0/R। दोनों स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दिखा रहा, देखो फॉलो करता है क्या। यहां पर मिला लो,
ln r नॉट अपन r इक्वल टू के टी। ये देखो भैया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो मिला लो x एक्सिस पर कौन t, y एक्सिस पर कौन ln r नॉट अपन r, ये स्लोप कौन सा हो गया k। ठीक है ना, अगर यहां पर log लिख दोगे तो हम यहां पर क्या ले लेंगे, log लिख दोगे तो 2.303 लिख देंगे। तो देखो ये क्या बन जाएगा के टी इक्वल टू लॉग, और उससे पहले इधर क्या कर देंगे 2.303। क्लियर हो गया ना। तो भैया 2.303 और के ये हमारा क्या हो जाएगा स्लोप, कटिंग क्या हो जाएगी 0, क्योंकि आगे 0 है, कुछ है ही नहीं, है ना। तो यानी कटिंग क्या हो गई 0, तो 0 से शुरू किया, ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर का बन गया। बोलो करेक्ट। अच्छा तो उसमें भी तो वही है, जहां देखें दूसरे वाले में क्या बन जाएगा, ln r नॉट अपन r को मैं लिख सकता हूं ln r नॉट माइनस ln r इक्वल टू के टी। करेक्ट। और इन्होंने ln r इधर लिखा हुआ है, तो इसको मैं उधर ले चलता हूं, क्या मिल जाएगा ln r नॉट माइनस के टी बराबर ln r। बोलो करेक्ट। तो एक बार फिर मिला लो y इक्वल टू ये रहा एम एक्स प्लस सी। ठीक है ना, मिलाओ तो y एक्सिस पर कौन आ गया ln r, सही है। और कटिंग कहां से हो रही है ln r नॉट से हो रही है, सही है। x एक्सिस पर कौन आ गया t, टाइम। स्लोप कौन सा होगा निगेटिव स्लोप k। तो ये दोनों ही हमारी किसकी हो गई, फर्स्ट ऑर्डर की हो गई। तो कौन सा आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। क्लियर हो गया बेटा। ये आपको फार्मूला अगर याद हो तो मैं उससे कर लूंगा, ठीक है ना। अब अगला मिला लो, प्लेस द फॉलोइंग अल्कोहल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ डिहाइड्रेशन। तो उसमें डिहाइड्रेशन सबसे तेज होगा जिसमें सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन बनेगा। आओ मिलाओ, सबसे कमजोर किसमें बनेगा, सबसे स्लो किसमें होगा, इसमें फिफ्थ में। तो फिफ्थ सबसे पीछे आंसर 2। ठीक है ना। 3, 2 दोनों में बराबर बोल दे रहा है, इसका मतलब मैं 1 और 4 को चेक कर लूं, मेरा काम बन जाए। तो देखो बेटा 1 में आया CHOH CH2, और जब 4 में आएंगे तो इसकी स्टेबिलिटी थोड़ा बढ़ जाएगी। देखो कैसे, फोर्थ वाले की CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C, और इसके साथ CH3 CH3। फोर्थ वाले में अगर आप ये OH हटाओगे तो इसका मतलब है कि ज्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब फोर्थ वाले में तेज होगी रिएक्शन। तो फोर्थ वाले में तेज, 1 वाले में कम, ये आंसर बन गया। अगर सिंपल देखो कितना तेज हो रहा है। अब आओ मिला बेटा, देखो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन विद द फॉलोइंग एल्कीन विद कंसंट्रेटेड। देखो यह आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यानी ये हो गया 3 कार्बन, इसमें तो 3 है ही नहीं। प्रोपिलीन, हाँ ये हो सकता है, ठीक। आइसोप्रीन ये है ही नहीं, दूसरी बात है। 2 मिथाइल प्रोपीन, उसमें 4 कार्बन हो गया, नहीं, ये आंसर हो गया। आ गया ना। बट नेक्स्ट देखो, which of the following amine will give primary alcohol with NaNO2 और HCl। तो प्राइमरी के लिए वो NH2 नंबर 1 पर होना चाहिए। तो यहां पर नंबर 1 पर तो है, लेकिन इसके साथ में एक OH और लगा हुआ है, नहीं बात बनी नहीं। ये नंबर 3 पर आ गया, इससे तो टर्सरी अल्कोहल बन जाएगा। अब इसमें नंबर 1 पर है, इससे प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। इसमें ऑलरेडी एक और OH है, इसमें डायोल बन जाएगा। ठीक है ना, बात क्लियर हो गई। तो कौन सा आंसर हो गया, सी हो गया। याद है ना, NH2 हटा करके वो OH जोड़ देता है। अगला देखो फिर नेक्स्ट, कार्बोलिक एसिड। फिनॉल का दूसरा नाम कार्बोलिक एसिड है। आंसर कौन सा, ए बन गया। नेक्स्ट मिला लो, द रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स हाइड्रोजनेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। बोल रहे हैं हम हाइड्रोजन जोड़ेंगे, तो हमें मालूम है जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है
उसका हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन सबसे कम होता है, और जब ज्यादा स्टेबल होगा तो उस पर रिएक्शन कम होगा, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो बोलो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? फोर्थ हुआ ना। तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? सबसे कमजोर, सबसे पीछे। ठीक, तो फोर्थ सबसे पीछे, हमारे पास एक ही आंसर, कहानी खत्म। बोलो और किसी में है क्या? बन गया ना आंसर। नेक्स्ट देखो भाई, अगला देखो। फॉलोइंग रिएक्शन इज कॉल्ड एज, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं आपको मालूम है? ZnHgHCl इस्तेमाल करोगे तो हम बोलेंगे क्लेमेंसन रिडक्शन। वुल्फ किस्नर के लिए हमको यहाँ NH2 NaOH या KOH का इस्तेमाल करना होगा। याद आ गया? बोला बेटा। कैनिज़ारोज रिएक्शन, ठीक है ना, तो आपको मालूम है उसके लिए कैनिज़ारोज रिएक्शन के लिए क्या होता है? ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली के साथ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। याद आया? वो तो है नहीं है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। यह 48 नंबर की प्रॉब्लम, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, यानी इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर जाऊंगा देखने, क्योंकि मुझे आइसो स्ट्रक्चरल भी चाहिए। भैया 16 और 7 कभी बराबर नहीं हो सकते, 16 और 6 नहीं बराबर हो सकते। 17 16, हाँ भैया 17 है, एक बाहर से आया 18, 16 है, दो बाहर से आ गया 18, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए। भाई 17 और ये बराबर ही नहीं हो सकते। भैया आइसो इलेक्ट्रॉनिक ढूंढ लिया, तो अब आइसो स्ट्रक्चरल क्यों ढूंढे? और कोई है? या तो 2 दे देते तो मैं डिसाइड करता अगला भी, ठीक है ना। तो ये हमारा आइसो स्ट्रक्चरल और आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। और ये देखिए आपके सामने 49 क्वेश्चन बोल रहे कौन EAN रूल को फॉलो नहीं करेगा। तो EAN रूल हमारा देखे क्या होता है, जो भी फॉलो करता है उसमें Z स्टार नोबल गैस का आना चाहिए। Z स्टार इक्वल टू Z माइनस, बोलो ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। आइए देखिए यहाँ आयरन में हो गया 26, उसमें चार्ज आया 2, तो 26 माइनस 2 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 6, बोलो कितना हो जाएगा? 26 में 2 चला गया 24, 12 और जोड़ दो 36 हो जाएगा। फॉलो कर रहे हैं। इसको देखेंगे AG का देखिए 47 दे दिया, 47 माइनस AG पर प्लस 1 चार्ज, ठीक है ना भाई। तो 47 माइनस 1 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 2, तो 46 में 4 और जोड़ दो 50 हो गया। ये नोबल गैस का एटॉमिक नंबर नहीं आया, तो कौन सा आंसर हो गया? ये फॉलो नहीं कर रहे। ओके चलो भैया नेक्स्ट मिला लो। लास्ट क्वेश्चन, फ्लोरीन एटम हैज लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी देन Cl। बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी फ्लोरीन की कम होती है। अब बोल रहे हैं एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स आर रिपेल्ड बाय मोर इफेक्टिवली बाय 3p, नहीं जी 2p। ये गलत हो गया भैया, ये बात गलत हो गई। जो 2p है उसका साइज बहुत छोटा हो जाता है, वो एक्स्ट्रा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, तो आपको फिर भी देना पड़ता है, तो एनर्जी थोड़ी सी कंज्यूम हो जाती है। तो यानी पहली बात सही हो गई और दूसरी बात हो गई गलत, यानी असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। बोलो हो गया कि नहीं? 1 घंटे के अंदर सब पूरा बन गया। तो देखो बच्चा, हमने ये 50 क्वेश्चन पूरे कर लिए भाई आपके सामने 1 घंटे के अंदर। हमने कहा था ना, वादा किया था 1 घंटे के अंदर, और आप इसी तरीके से काफ़ी तेज़ी से पूरी प्रॉब्लम्स को कर सकते हो। और अब ये हमारा आज का सेशन कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू।